नमस्ते। मैं रचना लस्के बागवे 365 डेज 365 स्टोरीज हम कवर कर रहे हैं। और आज हमारे साथ है नीतू पंडोरवाला मैडम। वो एक इमोशनल वेलनेस कोच है। जब भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, स्पेशली जब वो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, तो हम सबसे पहले इमोशनल कोलैप्स होता है। और अगर कोई अलग प्रॉब्लम्स हो, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, फैमिली प्रॉब्लम्स हो, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो, तो सब जगह पे जो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है इमोशन। और इमोशन कोचिंग का काम नीतू मैडम करते हैं। हम अधिक जानकारी उनके बारे में जानने के। नमस्ते मैडम। नमस्कार मैम। आप अपने जीवन प्रवास के बारे में बताइए। अभी आप फिलहाल दुबई में है। जी। आप हैं इंडिया से। थाना थाना में आपका बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। बेसिकली मैं थानेकर हूँ, आई कैन प्राउडली से। मैं थानेकर हूँ, बॉर्न एंड बॉट अप, स्कूल कॉलेज पूरा थाना में हुआ है। बहुत जल्दी शादी हुई थी, एट 19 आई वाज मैरिड, वेरी यंग मदर। सो 20 को बच्चा हो गया था, 25 को 2 बच्चे हो गए थे। बट टिल देन मैं थाने में थी और उसके बाद दुबई शिफ्ट हुई हूँ। और उसके बाद ऑफ कोर्स 30 इयर्स लाइफ के हो गए, मैरिड लाइफ के। खुद के 50 साल हो गए इस साल पूरे। सो यस, काफी लंबा प्रवास रहा है, बहुत लंबी जर्नी रही है मेरी। एंड या आई एम अ हैप्पी गो लकी पर्सन, हैप्पीली मैरिड। और फिलहाल मैं इमोशनल वेलनेस कोच का व्हाट यू से बहुत अच्छा काम बोल सकती हूँ, बिकॉज वो काफी लोगों को हेल्प करती है जिंदगी में। लाइक आपने बोला, बाकी सब चीजों के साथ साथ इमोशंस के लिए भी हमको जरूरत पड़ती है किसी के हेल्प की। तो आई एम हेल्पिंग फ्रॉम माई साइड टू पीपल विथ वट एवर आई हैव लर्नड। मैम, अपने लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं। आपकी भी लाइफ में ऐसे अनेक चैलेंजेस आए, स्पेशली हेल्थ रिलेटेड। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस किया मैम। एक्चुअली मेरी बेटी के वक्त मेरा आवाज चला गया था। उसके बाद बहुत सारी सर्जरीज हुई है, बट सबसे बड़ा चैलेंज मैंने फेस किया मेरी जिंदगी में, बेसिकली मैं पहले एरोबिक्स की इंस्ट्रक्टर थी और ट्यूशंस लेती थी। बट 4 इयर्स बैक, जैसे कोविड के पहले, बहुत बुरा वाला एक्सीडेंट हुआ था। और जिसकी वजह से मैं पूरी गर्दन के नीचे पैरालाइज्ड हुई थी। सो इमेजिन करो, एक डांसर, एक एरोबिक्स इंस्ट्रक्टर को अगर बोला जाए कि तू आज आज के बाद चल नहीं सकती, तो कुछ डांस तो बहुत दूर की बात है। तो थोड़ी शैटर्ड हुई थी, बट होप्स नहीं छोड़े थे मैम। वो चैलेंजेस, मतलब डॉक्टर बोले थे तू जिंदगी भर व्हील चेयर पे रहेगी शायद, इफ यू डोंट ट्राई। और मैंने सोचा नहीं यार, जब जिंदगी वापस मिलेगी तो चलना जरूरी है, किसी के भरोसे पे नहीं रहना है मुझे। तो मैंने मेहनत की, खुद से लड़ी हूँ, सारे पेन्स झेले हैं। और मैं अभी किसी के सपोर्ट के बिना चल पाती हूँ। So yes, there were challenges in life. This was the biggest challenge I faced. और उसमें से बाहर निकल के आज मैं लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ। और उसके बाद ऑफ कोर्स मैं पहले की तरह एक्सरसाइज नहीं कर पाती, तो मुझे ऐसे लगा ऊपर वाले ने थोड़ा सा एक हुनर दिया है अच्छी बातें करने का। मैं लोगों से ऐसे भी बहुत कम्युनिकेट करती थी। तो सोचा, पोस्ट कोविड मैंने देखा था कि बहुत से लोग इमोशनली थोड़े से वर्कड अप हो गए हैं। मे बी जॉब गया है, लव्ड वंस गए कुछ लोगों के, कुछ लोग फाइनेंशियली इतने साउंड नहीं रहे जब जैसे पहले थे। तो थोड़ा सा मैंने हेल्प किया, और प्रोफेशनली जब ट्रेन किया खुद को, तो मैं बहुत बेटर वे में हेल्प कर पा रही हूँ लोगों की। पर अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर कोई, जैसे आपने तो कहा कि आप फिजिकली पैरालाइज हो गए बिलो नेक, तो हम लोग इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है। हमें कुछ स्ट्रेंथ नहीं होता है। फिजिकल तो आपके पास स्ट्रेंथ नहीं थी, पर ये जो आत्मविश्वास है कि मैं फिर से खड़ी रहूंगी और फिर से चलूंगी, ये आपका आत्मविश्वास कहाँ से आया? मैं हमेशा बचपन से ही बोलेंगे आप कि थोड़ी सी इमोशनली स्ट्रांग थी, मे बी सिचुएशंस की वजह से या जो भी। बट एक चीज मैं हमेशा सबको बोलती हूँ और यहाँ भी बोलूंगी कि एक्सेप्टेंस, कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है। जब कोई भी चीज फेस करते हो जिंदगी में, एक्सेप्टेंस रखना जरूरी है। जब हम बोलते हैं यार मेरी कमर दुख रही है, अरे अगर आपको स्पाइन का इश्यू है तो वो दुखने वाली है, तो उसको करेक्शन करो, उसको आप लेके ट्रॉमा में मत रहो और टेंशन में मत रहो। जैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ, जब मुझे डॉक्टर ने बोला कि बेटा तू चल नहीं पाएगी या तेरे को बहुत मेहनत करनी है, तो मैं रोती रहती कि मेरे साथ ही क्यों हुआ। मुझे वो हेल्प नहीं करने वाला था, तो मुझे क्या हेल्प करने वाला था कि मुझे इसमें से मैं बाहर किस चीज से निकलूंगी, फिजियोथेरेपी से, एक्यूप्रेशर से, दवाई लेके, मेहनत करके।
तो वो एक्सेप्ट करके मैंने वो मेहनत शुरू कर दी। मैं रोती मैं मतलब जितने लोग मुझे जानते हैं वो अभी भी बोलते तू क्या बनती है, तू रोई नहीं। बोली रोने से तो और वीक हो जाती, तो मुझे तो स्ट्रेंथ चाहिए थी। तो जो भी कोई इस चीज से पसार होता है, पास होता है, तो उनसे यही गुजारिश करूंगी कि एक्सेप्ट कर लो चीज को, ये होना है। मैं ये दुख में हूं तो ये दुख सहना है, तो मुझे वर्क करना है, इसमें से बाहर कैसे निकलूं ना, बल्कि वो जो आता है उसके पास अपना दुखड़ा रोते रहो। दैट डजंट वर्क। और यही मैंने गुरु मंत्र रखा है खुद के लिए भी। और मेरे जो भी मुझे अप्रोच करते हैं फॉर काउंसलिंग, मैं उनको यही बोलती हूँ कि प्लीज पहले तो ना दिमाग में एक्सेप्टेंस रखो कोई भी चीज का। जैसे हम लेडीज हैं तो कुछ चीजें हमारी जिंदगी में हमारे बॉडी में होती रहती है। आई हैव पास थ्रू मेनोपॉज, सो मेनोपॉजल सिचुएशन में डिप्रेशन होना ही है, कुछ चीजें होनी ही है। तो वो एक्सेप्ट कर लो, उस पर वर्क करो, क्या चीजें वर्क करेगी। आई बिलीव इन दैट, सो दैट हेल्प मी टू कम आउट ऑफ इट। मैडम इस प्रोसेस में आपके फैमिली मेंबर्स ने आपको कैसे सपोर्ट किया? फैमिली मेंबर्स ने मैम मेरे से भी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाई है। मेरी बेटी 20 साल की थी, बेटा 25 का था, और हस्बैंड दुबई में रहते थे। तो उन्होंने छुट्टी लेके काफी टाइम तक मेरे साथ रहे, बट ऑफ कोर्स काम है, सब छोड़ छाड़ के नहीं बैठ सकते। बट हम एक दूसरे को ना हमेशा सपोर्ट करते रहे विद अ स्माइल। मेरे बच्चों ने भी मेरा किया विद अ स्माइल, कि मुझे भी और ताकत मिली फैमिली से, कि मेरी ताकत वो बने और उनकी ताकत मैं बनी। तो कभी मुझे क्लीन करना पड़ा या मुझे स्पंज, ऑफ कोर्स नर्स रखी थी, बट अपने लोगों का जब उसमें हाथ बार लगता है या हेल्प होती है, तो एक अलग फीलिंग आती है, यार मुझे इनके लिए जीना है। तो उन्होंने मुझे इमोशनल सपोर्ट किया, फिजिकल सपोर्ट किया। मेरी बेटी ने उसकी पढ़ाई आधी छोड़ दी। मेरे बेटे ने अभी उससे पूरा किया है, शी इज डन हर एमएससी। वो भी क्लिनिकल साइकोलॉजी बनी है, साइकोलॉजिस्ट, और वो भी जॉब करे। बट तभी उन्होंने सारा काम छोड़ के मेरे पीछे 100% लगा दिया। और वो बहुत मायने रखता है, अपनों का साथ, अपनों का इमोशनल एंड फिजिकल दोनों साथ। सो या उन्होंने हर तरीके से मुझे ठीक करने के लिए अपनी मेहनत लगाई है। मैडम जब कोविड था तब आप खुद प्रॉब्लम में थे क्योंकि आपने आपका जो एक्सीडेंट हुआ था, पर तभी भी आपने लोगों की मदद की, आपके जो फ्रेंड्स थे दुबई में उनके पेरेंट्स की, उनकी फैमिली मेंबर्स की आपने मदद की। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। या बाई कोविड, जैसे मेरा एक्सीडेंट 2019 में हुआ था, तो मैं टोटली बेड रिडन थी 8 महीने, 8-9 महीने। फिर थोड़ा सा हाथ चलने लगे तो मेरा मोबाइल चलने लगा। एंड मेरा मार्च 2019 में 2019 में एक्सीडेंट हुआ। और अगर आपको याद हो, कोविड 2020 में डिक्लेयर हुआ था मार्च में, राइट। सो बाय मार्च में थोड़ा मोबाइल पे सर्च कर पाती थी। और ये जब कोविड हुआ तो बिल्कुल ठप हो गई थी सबकी जिंदगी। तो जो दुबई में रह गए वो दुबई में रह गए, और काफी पेरेंट्स जिनके दुबई में जो बच्चे थे उनके पेरेंट्स इंडिया में थे। यूके के लोगों ने भी मुझे अप्रोच किया है। तो द बेस्ट आई कुड वाज, मेरा जो नेचर है उसकी वजह से मेरे इंडिया के काफी पार्ट में दोस्त है। तो उस चक्कर में उन लोगों तक पहुंचने के लिए मैं खुद नहीं जा पाई, पर मेरे जो पहचान के लोग थे वो पहुंच जाते थे। ओके, थ्रू एंड थ्रू पहचान से दवाइयां सस्ते में मिलना, या बेड इजीली अवेलेबल करना, या ऑक्सीजन, तो ये सारी चीजें मैं थ्रू एंड थ्रू करती थी। बट कभी कभी बोलते हम जो रिश्ते बनाते हैं वो ऐसे टाइम पे काम आते, तो मेरे जितने रिश्ते बने थे वो इस टाइम पे काम आए, कि मैं लोगों की हेल्प कर पाई उन रिश्तों की वजह से। तो जो दुबई के रिश्ते थे उनको मैं हेल्प कर पाई, और जो बाकी सारे रिश्ते थे उनकी वजह से मैं इनको हेल्प कर पाई। तो उसी टाइम पे मेरे जो करुणा जी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के, उनके साथ मेरी पहचान हुई थी, और हमने सपोर्ट इन पैनेडेमिक करके ग्रुप बनाया था, वेरिन जो ऑक्सीजन सप्लायर्स थे, जो हॉस्पिटल के बेड्स मुहैया करते थे, एम्बुलेंस हेल्प करते थे एम्बुलेंस सप्लाई करने में। तो काफी सारी चीजों में हमने मदद ली थी एक दूसरे की, और एक ग्रुप बनाया था। सो दैट इज हाउ वी सेव्ड ऑलमोस्ट 350 से 400 लोगों की जान बचाई है हमने। सो या दैट इज हाउ आई हेल्प, with the help of volunteers and the people I knew. नीतू मैम, आज हम देखते हैं कि अनेक लोग डिप्रेशन से जा रहे हैं। हाँ, छोटे छोटे बच्चे भी जब एग्जाम पास नहीं होते या फिर कुछ भी उन्हें प्रॉब्लम हो तो बोलते कि डिप्रेशन बहुत ही कॉमन वर्ड हो गया है। पहले के जमाने में हम इतना सुनते नहीं थे कि किसी को डिप्रेशन है। आज तो हर 4-5 लोगों के बाद हम लोग सोचते कि अरे यार ये डिप्रेशन में, ये डिप्रेशन में है। तो क्या रीजन है डिप्रेशन होने का? तो फर्स्ट रीजन बोलूंगी कि पहले ऐसा होता था कि दोनों कपल में दोनों ही जॉब करते थे, ऐसा नहीं था। मोस्ट इम्पोर्टेंट जॉइंट फैमिलीज होती थी। अभी वो जॉइंट फैमिली का सिस्टम बिल्कुल खत्म हो गया है।
ठीक है, फेयर इनफ, बिकॉज लाइफ चेंज होती है, सिचुएशंस चेंज होती है। तो इस वजह से जब घर पे आते हैं कोई रहता नहीं बात करने को ज्यादा। एवरीवन इज कमिंग विद देयर ओन बैगेज, किड्स आर कमिंग विद देयर ओन बैगेज, पेरेंट्स आर कमिंग विद देयर ओन बैगेज। तो कौन किसका बैगेज हल्का करेगा? सो एवरीबडी, बोलते ना, हम खुद की लड़ाइयाँ खुद लड़ रहे हैं, हम कितना लड़ सकेंगे? यू आर गेटिंग मी? सो पहले होता था, दादी थी, नानी थी, दादा था, मतलब मामा थे, चाची थी, तो हम कहीं ना कहीं जाके दिल हल्का करते थे। सो जब सबके पास ही इतना भरा हुआ बैगेज है, तो कहाँ हल्का करेगा और कौन किसको दिलासा देगा? और इस वजह से एवरी मेंबर इज पासिंग थ्रू लिटिल लिटिल डिप्रेशन, और कभी कभी वो इतना हैवी हो जाता है कि डिप्रेशन रीचेज अ लेवल वेयर यू आर नॉट एबल टू हैंडल। और अभी क्या हो जाता है, टैबू जैसा हो गया कि डिप्रेशन वर्ड तो सबको पता है, शायद सबको पता है मैं डिप्रेशन से गुजर रही हूँ या गुजर रहा है, बट तभी भी अभी भी एक हेजिटेंट है, यार लोग क्या सोचेंगे, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं कैसे अप्रोच करूँ किसी को? सो वहीं पे कहीं चीजें अटकती है, और इस वजह से डिप्रेशन का लेवल भी बढ़ रहा है, बिकॉज टाइम पे हम अप्रोच नहीं कर पाते हैं किसी को। इमोशनल वेलबींग होना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि इमोशनल जो चीजें हैं वो हर चीज में होती है। इमोशनली अच्छे हो तब हम करियर में अच्छे हो सकते हैं, तब हम रिलेशनशिप में अच्छे हो सकते हैं, और बाकी सब चीज में हम अच्छे हो सकते हैं। तो हाउ इम्पोर्टेंट इज बीइंग इमोशनली वेलबींग? इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, बिकॉज यू नो बीच में मैंने एक लाइव किया था, अभी भी बता सकती हूँ कि हम जब स्ट्रेस में रहते हैं हर चीज को हम लोग इतना, अभी के जमाने में होड़ लगी है कि कौन किसके आगे है, तो उस चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा अनवांटेड प्रेशर ले लेते दिमाग पे, राइट? तो अगर हम इमोशनली बोलते हैं ना, बहुत सारी चीजें करने को सिर पे लेते तो हम उसके लिए बहुत ज्यादा भागना पड़ता है, तो वो स्ट्रेस लेवल आता है। स्ट्रेस कहाँ आता है? ब्रेन पे। बट अलोंग विथ वर्क हमको बहुत सारी चीजें बैलेंस करनी है, राइट? तो हम क्या करते हैं कि वो सब सारी चीजें एक साथ इतना बैलेंस करने की ट्राई करते हैं कि वी बिकम वल्नरेबल, कि अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ, ओके? और इट अफेक्ट्स आवर बॉडी, इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग आवर बॉडी, बिकॉज वी secrete unwanted hormones in our body, stress hormones, and that affects our body completely, because ये जो हार्मोन्स होते हैं वही अपने ऑर्गन्स को ठीक रखते हैं या बैलेंस रखते हैं। तो हम अगर इमोशनली ठीक नहीं रहेंगे तो फिजिकली भी अपने आप उसका इफेक्ट बहुत बुरी तरह से पड़ता है, एंड इट इज ऑल लिंक टू द रॉन्ग हार्मोन्स व्हिच आर सिक्रेटेड बिकॉज ऑफ आवर इमोशनल imbalance, because we are not emotionally well. मैडम उसके इट्स साथ ऑल साइंस, इट्स ऑल बेसिकली साइंस। और जैसे पानी दिखता नहीं है, स्ट्रेस दिखता नहीं है, बट स्ट्रेस है, ओके? स्ट्रेस यहाँ है, सो यहाँ से मैसेज हर ऑर्गन को जा रहा है। सो इट इज साइंटिफिक रीजन इज वी आर जस्ट एनहांसिंग अवर स्ट्रेस हार्मोन्स विच विल डायरेक्टली अफेक्ट अवर बॉडी। सो वो ऑब्वियसली वर्क पे भी अफेक्ट करता है। अगर अपने को, जैसे जस्ट इलेबरेट कर रही हूँ थोड़ा सा, कि अगर हमारे बॉडी ठीक से नहीं चल रही है तो ऑब्वियसली हमको नींद ठीक से नहीं आती, नींद ठीक से नहीं आएगी तो हम सुबह फ्रेश नहीं रहेंगे, फ्रेश नहीं रहेंगे तो एसिडिटी होती है, काफी सारी चीजें हैं। तो अगर मेरी मीटिंग शेड्यूल है 3 बजे और मैं लाउजी फील कर रही हूँ या मुझे ठीक फील नहीं हो रहा है, तो वो अफेक्ट करेगा मीटिंग को। अगर मीटिंग से लिंक्ड ही काफी सारे कामकाज है तो वन बाय वन हर चीज अफेक्ट होने वाली है, राइट? सो इमोशनल वेलबींग विल अफेक्ट एवरीथिंग इन द प्रोसेस। मैडम, जैसे आपने पहले कहा था कि आप एरोबिक्स के टीचर थे, फिर आप क्लासेस में पढ़ाते थे, पर्सनल ट्यूटर थे आप। पर जब आपको पता चला कि मैं अभी फिर से एरोबिक्स नहीं कर पाऊंगी, तो यू स्टार्टेड टीचिंग एंड काउंसलिंग। पर इसका भी आपने सर्टिफिकेट लिया है, कोर्स किया है, तो इसके बारे में बताइए। बेसिकली मैं जब ट्यूशंस लेती थी तो मैं हायर क्लासेस के लेती थी, लाइक टीनेज किड्स, 9th से लेके 12th। जो बच्चों को कोई नहीं समझा पाता तो उन बच्चों को मैं समझाती थी। मतलब पेरेंट्स लिटरली घर पे कोई काम नहीं हो रहा है तो पेरेंट मुझे फोन करते थे, बच्चे को समझा दो वो आपकी ही सुनेगा। सो आई ऑलवेज हैड दिस फ्लेयर इन मी। सेकेंडली जब मैं एरोबिक्स करती थी तो काफी अपने एज की लेडीज आते थे, जैसे मैंने जब शुरू किया था आई वाज जस्ट 27, तो 27 से लेके 50-55 तक लेडीज आती थी। हर एक के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते थे। तो somehow आई डोंट नो, मे बी आई एम इनहेरिटेड, और थोड़ा इनबिल्ट है नेचर कि मैं समझा पाती हूँ ये सिचुएशन में। ऐसे मैं खुद यंग थी बट मैं समझा पाती थी, बट प्रोफेशनली नहीं सोचा था बिकॉज मैं एक्टिविटी थोड़ा करती थी तो उसमें बिजी रहती थी। बट वो जैसे मेरे एक्सीडेंट के बाद मुझे ये पता था मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगी, बट समवेयर आई कुडंट सिट आइडल।
मुझे कुछ करना था, समाज के लिए करना था और खुद के लिए भी करना था. So meanwhile I gave a thought कि why not take this thing जो मेरी abilities है to deal with people, जो ओल्ड एज के लोग हैं वो भी कंफर्टेबल फील करते हैं मेरे साथ बात करने को, आके मेरे पास दुख हल्का करते हैं. So अगर मेरे में वो क्षमता है कि मैं लोगों की सुन सकूं, उनको कोई एडवाइस दे सकूं और 2 दिन के बाद वो आके मुझे बोलते हैं यार आपने ये एडवाइस दी थी वो काम आई, तो मैंने वो प्रोफेशनली लेने का सोचा. और मीनवाइल आई टुक अ कोर्स in counseling, marriage counseling, child adolescent counseling, psychological counseling, and I started learning professionally. एंड आई एम थैंकफुल कि मैं अभी प्रोफेशनली लोगों को हेल्प कर पाती हूँ. काफी टाइम क्या होता है हमें एबिलिटी होती है बट हम बहुत स्ट्रांगली नहीं एक्सप्लेन कर पाते लोगों को. सो ये जो डिग्री ली है उसके बाद मैं बहुत प्रोफेशनली काउंसिल कर पाती हूँ और मुझे पता है कि अगर ये बंदा या बंदी इस चीज से गुजर रहा है तो उसको मैं हील भी कर पाती हूँ विद द ट्रेनिंग. इमोशनल वेलनेस कोचिंग की जो ट्रेनिंग ली है उसकी वजह से मैं उनको हील कर पाती हूँ विदाउट मेडिसिन. तो मैडम हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो एक्सीडेंट हुआ था इट इज अ ब्लेसिंग इन अ डिस्गाइज, बिकॉज उसकी यस वजह से यस. एक नया करियर आपका स्टार्ट हुआ और उस करियर की वजह से अनेक लोग हैं जिनको आप हेल्प कर सकते हैं. बहुत लोगों को हेल्प की मैम. एक्चुअली कोविड के बाद जो पब्लिक आए, जो लोग आए मेरे पास कि हमें, मैं इस चीज से गुजर रही हूँ, दे डोंट कम टू मी डायरेक्टली कि इस चीज से गुजर रही हूँ. जैसे मैंने बोला पीपल गेट कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट द लाइफ विथ मी. सो उसमें से मुझे पता चलता था यार कि इतना सारा है. वो बोलते ना दुनिया में इतना गम है मेरा गम कितना कम है. तो तभी लगा यार मैं थोड़ा सा हेल्प कर सकती हूँ लोगों को. एंड आई स्टार्टेड डूइंग इट एंड आई एम हैप्पी. आई एम हेल्पिंग पीपल अराउंड. तभी तो काफी लोगों को मैंने फ्री में भी हेल्प किया था. एंड आई एम थैंकफुल उनके ब्लेसिंग से मैं जल्दी रिकवर भी हो रही हूँ शायद. सो या. डेफिनेटली इफ वी हैव अ वेरी स्ट्रांग विल पावर तो हम लोग कोई भी चीज को रिकवर कर सकते हैं. वही हो रहा है. पॉजिटिव एनर्जी वर्क्स वेल ऑन योर बॉडी. एंड मे बी ये जो पॉजिटिव एनर्जी थी मेरी, पॉजिटिव सोचना या नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिवली बिहेव करना, वो शायद जैसे आपने बोला वो कैसे इफेक्ट करता है बॉडी को. जैसे नेगेटिव एनर्जी स्ट्रेस अपने बॉडी को वीक करता है तो पॉजिटिव एनर्जी अपने बॉडी को स्ट्रांग भी करता है बिकॉज हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट होते हैं उससे. सो इमोशनल वेलनेस इज बेसिकली क्रिएटिंग naturally the happy hormones in you. करेक्टिंग द वे. कभी कभी हम एक तरीके से जिंदगी जीते हैं, हमको समझ में नहीं आता कि हम ये तरीके से जी रहे हैं. हमको समझ में नहीं आता कि भाई कहाँ मैं गलत जा रही हूँ या कहाँ मैं गलत जा रहा हूँ. तो एक इमोशनल वेलनेस कोच या काउंसलर विल हेल्प यू ओपन दोस्त. वो पर्दे खोलता है आपके लिए कि यहाँ आपकी गलती हो रही. कभी कभी हम एक्सेप्ट नहीं करते एज ह्यूमन बीइंग क्योंकि हमको लगता है हम पैदाइशी करेक्ट है, समझे. तो वो पर्दे आपके लिए इमोशनल वेलनेस कोच काउंसलर खोल देता है. That's- वो काम मैं कर रही हूँ. आंखों पे के पर्दे उठा रही हूँ मैं. मैडम आज हम देखते हैं कि काफी डिवोर्स केसेस हो रहे हैं. डिवोर्स केसेस के नंबर काफी बढ़ रहे हैं. तो उसके बारे में थोड़ा बताइए. डिवोर्स केसेस में ये हो गया कि टॉलरेशन लेवल ही खत्म हो गया लोगों का. ओके पहले के जमाने में जैसे आई एम मैरिड फॉर 30 years तो हमको शादी करते वक्त ये बोला जाता था कि वही तेरा घर है. ओके अभी बेसिकली वेरी फ्रेंकली मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स है कोई सहने की जरूरत नहीं तो वापस आ जाओ. सो द किड इज ऑलरेडी गोइंग विद द थॉट प्रोसेस, अलग ही थॉट प्रोसेस में जाते हैं. सेकेंडली जैसे मैंने मेंशन किया कि दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते, घर पे कोई नहीं है समझाने को, तो आके वो जो मीडिएटर का काम पेरेंट्स करते थे या तो ज्यादा आग लगाते थे या कम करते थे, तो दोनों ही चीज नहीं रही है. सो दे आर लेफ्ट, बोलते ना वो रणभूमि में अकेले ही चल रहे हैं. सो दे रियली डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन. सो लेडी अगर अच्छा कमा रही है और आदमी अगर अच्छा कमा रहा है तो दोनों यही सोचते हैं यार हम तो लड़ रहे हैं तो उससे अच्छा हम अलग हो जाए. Some people silently take a divorce and separate out, but you can work it out, right? हर चीज का हल सेपरेट होना नहीं है, हर चीज का हल झगड़ा करना नहीं है. मिड वे फाइंड आउट कर सकते हैं आप. एक मिडल मैन फाइंड करो. इट्स नॉट नेसेसरी somebody from the family, it can be an outsider, it can be a counselor, and it there's no harm. आपने शादी की थी कुछ सोच के किया था, ये सोच के तो नहीं किया था ना कि 6 साल बाद मैं डिवोर्स ले लूंगी या 10 साल बाद मैं डिवोर्स ले लूंगी. यू शुड वर्क ऑन इट. So there's no harm working on it. So people hesitate going to some third person. अरे लोग क्या सोचेंगे, लोगों का मत सोचो.
आपने जब शादी की थी आप एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, आपने जब फर्स्ट स्टेप लिया था सोच के कि पेरेंट्स, अगर लव मैरिज है तो आपने स्टेप लिया था, अरेंज मैरिज है तो पेरेंट्स ने लिया था, बट आपने हाँ बोला था कुछ सोच के। तो उस शादी को थोड़ा टाइम दो, कहीं आप दोनों गलत हो तो आप अपने अपने काउंसलर, या तो सेम काउंसलर को मिलो या अलग अलग को मिलो जहां आप कंफर्टेबल हो। तो डिवोर्सेस इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि nobody wants to work on it, nobody wants to work on it। तो I would suggest start working on your married life। जैसे हम अपने बॉडी पे वर्क करते हैं, जैसे हम अपने काम पे वर्क करते हैं, जैसे हम अपने एग्जाम्स के लिए वर्क करते हैं, मैरिज इज द इंस्टीट्यूशन, प्लीज वर्क ऑन इट। डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, गिविंग अप इज द इजिएस्ट थिंग। अभी बहुत फ्रैंकली बोलूंगी रचना, वी ऑल आर ग्रोन अप, देयर आर पीपल हु फाइंड सोलेस आउटसाइड देयर मैरिड लाइफ एंड दैट इज वेयर थिंग्स आर गोइंग मोर रॉन्ग, कि भाई ये नहीं चल रहे, चलो बाहर कुछ अफेयर कर लेते हैं। डोंट एंड अप इन दैट मेस, इट्स नॉट अ राइट थिंग टू डू। जो फोकस है अपने मैरिड लाइफ पे रखो। यू गेटिंग इनटू अ थर्ड पर्सन इज अ रॉन्ग थिंग। ओके, अगर आपके पर्सन में, आपके मैरिड लाइफ में गड़बड़ है, कोई चीज से गड़बड़ है, आपको वाइफ सडनली तो बुरी नहीं लग सकती, आपको हस्बैंड सडनली बुरा नहीं लग सकता, कुछ एपिसोड्स हुए रहेंगे लाइफ में, वो समझो। सो गेटिंग टू द कॉज कि भाई रीजन क्या है, उसकी उसके जगह आप थर्ड थर्ड रास्ता अपनाते हो, उसी चक्कर में डिवोर्सेस हो रहे हैं, उसी चक्कर में डिवोर्सेस हो रहे हैं। तो हमें इमोशनल वेलबींग अच्छा रखने के लिए क्या करना चाहिए? एक तो शेड्यूल बनाना चाहिए खुद के लाइफ का। हम लोग इतने स्प्रेडेड है ना, मतलब कल क्या करना है हमको आज नहीं पता होता है। ओके, तो एक जर्नल, पहले के लोग ना लिखते थे, पहले मोबाइल्स नहीं थे फिर भी लिखते हैं, बट हमारे पास आज मोबाइल होके भी हमारा टाइम टेबल नहीं है, बिकॉज हम 24 घंटे के अंदर 48 आवर्स के काम सोच लेते हैं। ओके, तो क्रिएट, मेक अ जर्नल फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकेंड थिंग, थोड़ा रेगुलर लाइफ में एक्सरसाइजिंग, अगर हो सके 15 मिनट भी करो, मे इट बी वॉक, मे इट बी एनीथिंग। ओके, थर्ड थिंग, eating the right thing, eating at the right time। ओके, फोर्थ थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस कितना लेना है हमको पता है, हमारे बॉडी कितना झेल सकती है, मे बी फिजिकल या इमोशनल, दोनों ही चीजें हमको पता है। हर एक बंदा या बंदी को बोलने की जरूरत नहीं मैं कर दूंगी, नो, आई नो हाउ मच आई कैन डू, तो आई शुड ऑलवेज स्टॉप माई सेल्फ। मैं अच्छी हूं तो मैं तो सारी चीजें करना चाहूंगी, बट मेरी बॉडी कितना ले पाएगी, मेरा दिमाग कितना ले पाएगा, मतलब ये अंडरस्टैंडिंग हमको होना चाहिए कि जरूरत से ज्यादा अपने बॉडी पे नहीं। हम खाना कितना खाते हैं, जितना डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो काम भी उतना ही लेना है जितना हम कर सकते हैं, सिंपल। ये 5-6 चीजें हमने अगर कर दी ना रचना जी, तो अपने आप ही इमोशनली हम थोड़े ठीक रहेंगे। सेकेंड थिंग, अगर अपनी लाइफ में जैसे हम 5 लोगों के साथ रह रहे हैं घर में, या 3 लोगों के साथ रह रहे हैं घर में, इमोशनल वेलनेस कम्स विद द फैमिली ऑल्सो। तो हमारी अगर एक बंदा या बंदी से नहीं जम रही है, डोंट गो एंड टॉक अबाउट दैट पर्सन टू अ फोर्थ पर्सन, टॉक टू दैट पर्सन राइट देयर, may it be our in-laws, may it be our sisters, may it be our siblings, may it be our parents, may it be our kids। जहां हमको बात करनी है उससे ही करो, और अगर आप उससे नहीं कर पाते तो यू बोथ हैव टू सिट टुगेदर एंड गो टू अ थर्ड पर्सन टुगेदर, डोंट गो अलोन एंड टॉक अबाउट देम। तो वो प्रॉब्लम्स बढ़ती है, तो वो कहाँ इफेक्ट करेगी, आपके इमोशंस पे ही इफेक्ट करेगी, यू नो, मतलब दैट्स द राइट वे टू वर्क टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप। मैं हमेशा एक चीज में बिलीव करती हूँ रचना की, जब आप दो हो ना, तो दो की बातें दो में ही रहनी चाहिए, तीसरे के पास नहीं जानी चाहिए कभी भी, बिकॉज वो तीसरे से आपके वो दूसरे बंदे के पास आती है तो वो चीज ना बहुत उल्टी पुल्टी होके आती है और फिर वो अफेक्ट करने लगती है। सो मेक इट अ पॉइंट कि नेवर अलाउ अ थर्ड पर्सन टू कम इन अ रिलेशनशिप, नॉट हस्बैंड वाइफ बट एनी रिलेशनशिप। माँ बेटी की बातें भी माँ बेटी में ही रहती है ना, मेक श्योर। तो कोई भी रिलेशन है उसको उतनी उतनी ही सीरियसली लो जितना माँ बेटी का रिलेशन रहते हो आप, सिंपल सिंपल है। मैम एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा। आपने आपकी लाइफ में फॉर एग्जांपल आपने थाना से दुबई में गए, वहां पे एक नया जर्नी आपने स्टार्ट किया, एक पूरा नया सोसाइटी था, एक पूरा नया एटमॉस्फेयर था वहां पे। आपने वो भी एक चैलेंज था क्योंकि एक सिटी से दूसरी कंट्री में जाना और वहां पे अपना एस्टेब्लिशमेंट करना, अपने लाइफ स्टार्ट करना, इट इज ऑल्सो चैलेंज अलॉन्ग विद टू स्मॉल किड्स। फिर ये जो इंसिडेंट्स हुए आपके हेल्थ रिलेटेड विद बोथ द प्रेगनेंसीज एंड फिर जो बड़ा एक्सीडेंट हुआ,
तो फिर से वो चैलेंज आया आपके लाइफ में, और फिर यू हैव कंटिन्यूड एंड यू हैव स्टार्टेड अ न्यू करियर। सो आप क्या मैसेज देना चाहोगे स्पेशली टू वुमेन? नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। हर, बोलते ना, हर रात के बाद सुबह होती है। और ये मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है रचना जी। मैंने इतनी बार, मतलब इट इज विथ माय एक्सपीरियंस आई टेल यू, देयर इज नेवर एंड टू एनीथिंग। अचीव आप किसी भी एज में कर सकते हो। मैंने 50 के एज में, 49 के एज में ये नया करियर लिया है। मैंने 27 के एज में एक नया करियर एज एरोबिक्स इंस्ट्रक्टर लिया था। ओके, सो आई हैव ऑलवेज चैलेंज्ड माई सेल्फ। मैं 12th में थी तब मैं खुद ट्यूशन लेने लगी थी। सो मैंने कभी गिव अप नहीं किया मेरे जिंदगी में। नहीं यार, अभी मैं डांस नहीं कर सकती तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, नहीं। मेरे में अपने में हर हुनर होता है, हर हुनर अपने में होता है, बस हमको तराशना है। तो तराशा खुद, डोंट वेट फॉर somebody else to come and polish you. No, be your own, be your own judge, be your own teacher, be your own admirer, be your own motivator. Okay, जिस दिन आप ये सीख जाओगे ना कि ये सारी चीजें मेरे में है, आप खुद ब खुद ऊपर उठने लगोगे। सो आई वुड फील कि आप जब भी वीक फील करो, मिरर पे जाओ और खुद से बात करो, 4 दिन पहले तू क्या थी, तू अलग थी, तो आज क्यों वीक है। यू विल अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ। ओके, और आज अगर आप उस सिचुएशन में नहीं हो तो ऐसे कोई बंदे से बात करो जो आपको हमेशा मोटिवेट करता है या करती है, या उनकी कोई लेक्चर आपको मोटिवेट, उनको सुनो। तो शायद आपको जो वीकनेस लग रहा है उधर आप थोड़े उठ जाओगे। सो दैट इज व्हाट आई डू इन माय लाइफ। आई सेल्फ मोटिवेट, आई सेल्फ कंट्रोल, आई ट्राई टू क्रिएट हैप्पीनेस अराउंड एंड ट्राई टू कीप माई सेल्फ हैप्पी इन द सेम प्रोसेस। मैं सबसे बेस्ट बोलूं रचना जी, सबसे बेस्ट थेरेपी फॉर योरसेल्फ, talk to a child. Talking to the child is the best therapy for yourself in any situation. फिर जिस अभी मुझे एक ख्याल आया, मोस्टली हम लोग कब नाराज होते हैं या फिर कब दुखी होते हैं, जब हमारे हिसाब से लाइफ हमारी चलती नहीं रहती है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग ने कुछ टारगेट्स रखे होते हैं और वो अचीव नहीं कर पाते, या फिर जो हमें चाहिए वो वैसे होता नहीं है, तो हम दुखी हो जाते हैं या फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उसके बारे Because में थोड़ा बताइए। बिकॉज हम पहले ही प्री थॉट है अपने पास कि जब आप काम शुरू करते हो, ओके, यू डोंट फ्लो विद द, गो विद द फ्लो। आप यहाँ पे बिठा देते कि ऐसे ही होना है, क्यों बिठाते हो। जैसे मैं वेकेशन पे आई थी दुबई से, ओके, मैंने सोचा था मैं 6 तारीख को वापस आ जाऊंगी। हुआ क्या, एक्सीडेंट हो गया। ओके, did things work according to what I had planned? No. So I would suggest everyone कि don't pre-plan for yourself. आपने अगर एक कंपनी शुरू की है, you give your 100%, but allow it to go by flow. Don't think कि भाई end of this year मेहनत करो इसके लिए, but यहाँ पे फिगर्स मत डाल के रखो। You understand? ये जो प्री नोशन है ना लोगों का, प्री एक्सपेक्टेशन कि मेरी बेटी 10th में आई है तो उसको 99 मिलने ही है, उसको जो मिलेंगे, मेहनत कराओ 99 की। फिर अगर उसको 96 भी मिलते हैं, डोंट बी अनहैप्पी। 99 मिलते हैं, वेरी गुड। बट ये जो प्री नोशन है लोगों का कि भाई इसने एनआईटी में जाना ही है, नहीं, लिख के नहीं रखा है, शायद उसके नसीब में कुछ और लिखा रहेगा। जैसे मैंने आज काउंसलिंग कोर्स करके काउंसलिंग कर रही हूँ, मेरे को तो करना क्या था, मुझे 60 की एज तक डांस करना था। ओके, बट क्या हुआ, सो प्री नोशन लेके नहीं चलना है। जब आप प्री डिसाइड करते कि शादी के बाद ना मैं ऐसा 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 करूंगी, बट यार देखो शादी में ऐसा नहीं हुआ, भाई तेरा थॉट प्रोसेस अलग था, बट सामने जो तेरा पार्टनर था या उनकी फैमिली थी उनका थॉट प्रोसेस अलग था। सो यू हैव टू गेट, गो विद द फ्लो, एंड देन यू विल नॉट बी डिसहार्टन। द मिनट यू स्टार्ट डूइंग प्री नोशंस, पहले ही डिसाइड, प्री डिसाइड, तो वो फिर डिसहार्टन हो गया और डिप्रेशन में जाओगे कि यार जो सोचा था वैसा नहीं हुआ। नहीं होगा, बिकॉज एवरीथिंग गोज बाय। 10 लोग हैं, आप अकेले तो नहीं चला रहे हो कुछ चीजें, तो 10 चीजें है ना बीच में, तो हर चीज अपने हिसाब से नहीं चलती। वो सोचोगे तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से ईज हो जाएगा लाइफ में कि you will understand, it's not one thing working on it, there are so many factors working on it. जैसे आप एक फार्मर का ले लो, जब फार्मर सीड्स डालता है तो वो क्या सोचता है कि ये होगा, बट काफी टाइम फ्लड आ जाता है, एंड ऑफ कोर्स उसकी तो हालत हम सोच भी नहीं सकते उनकी तो, बट हम लोग ये सारी चीजें जो सोचते नहीं, फैक्टर्स दिमाग में नहीं रखते। तो काफी सारे फैक्टर्स दिमाग में रख के अगर कोई काम करोगे तो आपको उसका इफेक्ट थोड़ा सा कम होगा, अगर चीजें अपने हिसाब से नहीं होगी तो। ऐसा मुझे, मतलब एज अ काउंसलर दिस इज माय सजेशन।
Thank you, ma'am, or thank you for sharing your story with us, and wish you to be more happier and more healthier day by day. Thank you. Thank you, Rachna. Thanks for taking this interview. God bless you for more Thank you. success.